बर्फीली वादियों में पेड़ वाले पहाड़ के नीचे घरों वाला अनोखा गांव। रात का समय था और सुकून पर्वत पर मौत का तांडव चल रहा था। बाहर बर्फीला तूफान अपनी पूरी ताकत से पहाड़ की चट्टानों से टकरा रहा था। जिस गुफा को इस परिवार ने अपना घर समझा था, वो अब एक ठंडी कब्र जैसी लग रही थी। गुफा के मुहाने पर लगाए गए बड़े पत्थर हवा के दबाव से हिल रहे थे। अंदर जल रही एकमात्र मशाल बुझने की कगार पर थी। हरीश जी का सांस लेना दूभर हो रहा था और डर के मारे पूरा परिवार गुफा के सबसे अंदरूनी हिस्से में एक दूसरे से सटा बैठा था। हे भोलेनाथ, ये कैसी परीक्षा है। बाहर हवा की आवाज तो ऐसी लग रही है जैसे सैकड़ों भेड़िए एक साथ रो रहे हों। सुनिए, आप थोड़ी हिम्मत रखिए। विकास, अपने पिताजी को थोड़ा गर्म पानी दो। पानी तो कब का पत्थर बन चुका है सावित्री। गुफा की दीवारें इतनी ठंडी हैं कि हड्डियों में दर्द उतर आया है। मुझे माफ करना बच्चों, मेरी बीमारी ने तुम्हें इस गुफा में कैद करवा दिया। विकास, शहर का वो शोर और प्रदूषण इस खामोश मौत से तो लाख गुना बेहतर था। वहाँ कम से कम हमारे सर पर कंक्रीट की छत तो थी। यहाँ तो अगर एक भी चट्टान खिसकी तो हम सब। शांत रहो आरती, ये पहाड़ सदियों से यहाँ खड़ा है। ये गुफा इतनी आसानी से नहीं ढहेगी, बस ये बर्फीली हवा रुक जाए। कैसी पुरानी गुफा भैया, देख नहीं रहे छत से मिट्टी गिर रही है। अगर लैंडस्लाइड हुआ तो हमारा पता भी नहीं चलेगा। कौन सी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो हम आलीशान घर छोड़कर इस आदि मानव वाली जिंदगी में आ गए। भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर देखो, बिजली चमक रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ टूट रहा हो। अगर वो बड़ा पत्थर लुढ़क गया तो हम बाहर कैसे निकलेंगे? चुप कर पगली, शुभ शुभ बोल, ऊपर वाला सब देख रहा है। लगता है आज का व्लॉग हमारा आखिरी व्लॉग होगा। कोई बचाने भी नहीं आ सकता यहाँ। कोई शोर नहीं करेगा। आवाज से गुफा के ऊपर जमी बर्फ खिसक सकती है। बस शांति से बैठो और दुआ करो कि सूरज निकल आए। पूरा परिवार सहमा हुआ था। तभी गुफा के बाहर एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई बड़ी चट्टान गिरी हो। सबकी चीख निकल गई। 6 महीने पहले। समय का पहिया पीछे घूमता है। दिन का समय है। शहर के एक पौष इलाके में शहनाई गूंज रही है। एक भव्य 3 मंजिला मकान फूलों से सजा है। हरीश और सावित्री अपने बेटों और नई बहुओं का गृह प्रवेश करवा रहे हैं। आओ आओ, मेरे घर की लक्ष्मियों। आज मेरा घर सच में गोकुल बन गया है। तुम चारों के आने से इस घर की रौनक 100 गुना बढ़ गई है। हरीश जी, देखिए तो सही, अब लग रहा है ना ये घर एक भरा पूरा परिवार। बिल्कुल भगवान, ये मकान सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, मेरे जीवन की तपस्या है। बहुओं, ये घर अब तुम्हारा साम्राज्य है। यहां तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। बाबूजी, ये घर तो किसी राजमहल से कम नहीं है। संगमरमर का फर्श, झूमर, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। राजमहल तो है, बस रानियां आपस में महाभारत ना शुरू कर दें। धत, आप भी ना। हम क्यों लड़ेंगे? हम तो सगी बहनों की तरह रहेंगे। मेरी बहुएं समझदार हैं। जाओ, अब अंदर जाकर आराम करो। सब खुश थे। अगली सुबह डाइनिंग टेबल तरह तरह के नाश्ते से भरी थी। बाबूजी, आज पहली रसोई में हमने आपके लिए बादाम का हलवा बनाया है। माँ जी ने बताया था आपको मीठा पसंद है। अरे वाह, महक तो बहुत शानदार है। अद्भुत। ऐसा स्वाद तो 5 स्टार होटल में भी रिमाइंड्स मिलता। देखा जी, मैंने कहा था ना, मेरा परिवार सबसे खुशहाल है। हमारे पास पैसा है, प्यार है, बड़ा घर है, और क्या चाहिए? भाभी, कल से जिम शुरू करना पड़ेगा। इतना टेस्टी खाना खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। खुशियां ज्यादा दिन तक कायम नहीं रह सकी। अगली सुबह करीब 7 बजे का समय था। आरती और पूजा गहरी नींद में थी कि अचानक एक कान फोड़ू आवाज ने घर की खिड़कियां हिला दी। हे भगवान, ये क्या भूचाल आ गया? सुबह के 7 बजे इतना शोर। उफ, नीचे देखो पूजा, सड़क पर गाड़ियां रेंग रही हैं, ट्रैफिक जाम है और ये हॉर्न का शोर सिर फटा जा रहा है। रुको, मैं ताजी हवा के लिए खिड़की खोलती हूँ। आरती ने जैसे ही बड़ी फ्रेंच विंडो खोली, ताजी हवा की जगह काले करवे धुएं का एक गुबार कमरे में भर गया। बाप रे, ये हवा है या जहर? पूजा, जल्दी बंद कर, दम घुट रहा है मेरा।
अरे आरती, खिड़की क्यों खोली? तुम्हें पता नहीं, शहर का AQI 500 पार कर गया है। ये हवा नहीं, मौत है। AC चला लो, लेकिन बाहर की हवा अंदर मत आने दो। हमने सोचा था सुबह उठकर बालकनी में चाय पियेंगे, पक्षियों की आवाज सुनेंगे। यहाँ तो सूरज भी धुएं की चादर में छिपा है। दिन बीतते गए, स्थिति बदतर होती गई। एक दोपहर बहुएं और नंद सुमन शॉपिंग के लिए निकली। अच्छी। उफ, दीदी मुझे घर जाना है। मेरी आंखों में जलन हो रही है। ऐसा लग रहा है किसी ने मिर्च पाउडर डाल दिया हो। सही कह रही है रिया, मेरी स्किन देखो, धूल की एक परत जम गई है। सुमन, मास्क ठीक से लगा वरना बीमार पड़ जाएगी। भाभी, मैंने सोचा था नए कपड़े पहनकर फोटो लूंगी। यहाँ तो हम धूल के गुब्बारे लग रहे हैं। सामने वाली बिल्डिंग तक नहीं दिख रही। तभी एक पुराना ट्रक काला धुआं छोड़ता हुआ उनके पास से गुजरा। सबने अपनी नाक पकड़ ली। अरे बहुओं, तुम लोग इस समय बाहर? जल्दी घर जाओ, आज पोल्यूशन का अलर्ट है। उस रात हरीश जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। घर पर डॉक्टर मेहता को बुलाया गया। हरीश जी ऑक्सीजन मास्क लगाए लेटे थे। देखिए विकास, मैं साफ कहूंगा, हरीश जी के फेफड़े अब इस शहर का प्रदूषण नहीं झेल सकते। ये हवा इनके लिए स्लो पॉइजन है। दवाइयां अपना काम कर रही हैं, लेकिन असली इलाज है शुद्ध हवा। अगर इन्हें बचाना है तो कुछ दिन के लिए इस गैस चैम्बर से दूर ले जाना होगा। डॉक्टर, हम घर में एयर प्यूरिफायर लगवा देंगे, बेस्ट ट्रीटमेंट देंगे। मशीनें कुदरत की जगह नहीं ले सकती बेटा। इन्हें पहाड़ों की ताजी हवा चाहिए। ये कैसी तरक्की है? इतना पैसा, इतना बड़ा घर, किस काम का, जब हम खुलकर सांस भी नहीं ले सकते। डॉक्टर के जाने के बाद घर में सन्नाटा था। तभी रिया मोबाइल लेकर आई। माँ जी देखिए, ये जगह है सुकून पर्वत। मैंने अभी एक ट्रैवल व्लॉग देखा। यहाँ कोई गाड़ी नहीं जाती, सिर्फ हरियाली, झरने और शुद्ध हवा। लोग वहाँ गुफाओं में नेचुरल तरीके से रहते हैं। गुफा? क्या हम गुफा में रहेंगे? अगर उससे बाबूजी की जान बचती है तो मैं जंगल में रहने को भी तैयार हूँ। गुफा तो फिर भी ठीक है, वहाँ शांति होगी, शुद्ध हवा होगी। मुझे ले चलो, मेरा दम घुट रहा है यहाँ। बस फैसला हो गया, हम सुकून पर्वत जाएंगे। अगली सुबह घर में पैकिंग शुरू हो गई। बहुएं राशन, टॉर्च और गर्म कपड़े पैक कर रही थीं। पड़ोसी शर्मा जी उन्हें रोकने आए। विकास बेटा, तुम लोग जोश में होश खो रहे हो। वो सुकून पर्वत एक वीरान जगह है। वहां जंगली जानवरों का खतरा रहता है और सुना है वहां मौसम पल भर में बदल जाता है। हाँ सावित्री, गुफाओं में रहना आसान नहीं होता। वहां बिजली, पानी कुछ नहीं मिलेगा। मत जाओ। बहन, जब जान पर बनी हो तो सुविधा नहीं देखी जाती। हमें बस खुली हवा चाहिए। हम अपना इंतजाम करके जा रहे हैं। अंकल, आप चिंता मत कीजिए, हम सब साथ हैं, एंजॉय करेंगे, एडवेंचर हो जाएगा। बेटा, एडवेंचर और मुसीबत में बहुत बारीक फर्क होता है। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। शहर से दूर एक लंबी यात्रा के बाद परिवार एक खूबसूरत हरे भरे पहाड़ की तलहटी पर पहुंचा। सामने विशाल पर्वत और हरियाली देखकर सबकी आंखें चमक उठी। वाओ, देखो कितनी हरियाली है और हवा। सांस लेते ही फेफड़े खुश हो गए। सच में ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने छाती से पत्थर हटा दिया हो। मैं यहां ठीक हो जाऊंगा। चलिए, अब हमें वो गुफा ढूंढनी है जिसे रिया ने मैप में देखा था। गाड़ी यही नीचे छोड़नी पड़ेगी। थोड़ी चराई के बाद उन्हें पहाड़ के बीचों बीच एक विशाल प्राकृतिक गुफा मिली। गुफा का मुहाना बड़ा था और अंदर काफी जगह थी। अरे वाह, ये तो काफी बड़ी है, बिल्कुल नेचुरल हॉल जैसा है। पहले सफाई करनी होगी। बहुओं, लग जाओ काम पर। बेटो, तुम लोग सूखी लकड़ियां और बैठने के लिए बड़े पत्थर जमा करो। सबने मिलकर गुफा साफ की। जंगली फूलों और सूखी घास से बिछौने बनाए गए। पत्थरों को जोड़कर चूल्हा बनाया गया। लो भाई, हमारा स्टोन एज होम तैयार है। शहर के पेंट हाउस से कम नहीं लग रहा। बस पानी की दिक्कत होगी, झरना थोड़ा नीचे है। कोई बात नहीं, हम चेन बनाकर पानी लाएंगे, थोड़ी कसरत भी हो जाएगी। शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। हरीश जी की खांसी लगभग गायब हो गई थी।
वे सुबह धूप में बैठते और शाम को सब अलाव के चारों ओर बैठकर बातें करते। भाभी देखो आसमान, इतने तारे तो मैंने जिंदगी में नहीं देखे। सच में यहाँ की शांति मन को कितना सुकून दे रही है। ना हॉर्न का शोर, ना धुएं की बदबू। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, जंगल और पहाड़ ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। राशन खत्म होने लगा था और फोन में नेटवर्क का एक डंडा भी नहीं था। यार ये नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा? मुझे क्लाइंट को मेल भेजना था, हम दुनिया से कट गए हैं। राशन भी खत्म हो रहा है। मैंने सोचा था ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी, पर यहाँ तो पिज्जा वाला भी नहीं आएगा। चिंता मत करो, हम खेती करेंगे। मैंने यहाँ की मिट्टी देखी है, उपजाऊ है। पास ही कंदमूल और साग भी है। आदमियों ने गुफा के बाहर की पथरीली जमीन को खोदना शुरू किया, लेकिन ये आसान नहीं था। उफ, ये जमीन है या लोहा? कुदाल भी मुर्दा। हम शहर वालों के बस की बात नहीं है। हिम्मत मत हारो, मेहनत का फल मीठा होता है। एक शाम जब वे खाना खा रगाड़े थे, तभी गुफा के बाहर झाड़ियों में सरसराहट हुई। अंधेरे में दो चमकती आंखें दिखाई दी। भैया वो देखो, कोई जानवर है। शेर तो नहीं? सब पीछे हो जाओ। विकास, मशाल जलाओ। विकास ने जलती हुई लकड़ी फेंकी तो देखा एक पहाड़ी बकरी थी जो ठंड से बचने आई थी। सबने राहत की सांस ली। बेचारी, ये भी हमारी तरह बेघर लग रही है। इसे रख लेते हैं, दूध मिलेगा। बकरी तो रख ली, लेकिन असली मुसीबत अभी आनी बाकी थी। मौसम बदलने लगा था। ठंडी हवाएं गुफा के अंदर घुसने लगी। यहाँ तो एसी से भी ज्यादा ठंड है। मेरे हाथ सुन्न हो रहे हैं। हमें गुफा का मुहाना छोटा करना होगा। पत्थरों की दीवार बनानी होगी। सबने मिलकर मेहनत की और गुफा के आधे हिस्से को पत्थरों और मिट्टी से बंद कर दिया। लेकिन कुदरत के आगे इंसान की मेहनत छोटी पड़ गई। वापस वर्तमान समय में दोपहर से ही आसमान काला पड़ गया था और अब रात होते होते बर्फीला तूफान अपनी चरम सीमा पर था। गुफा के बाहर लैंडस्लाइड की आवाजें आ रही थी। मुझे सीने में दर्द हो रहा है। ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही। विकास, कुछ करो। इनके हाथ ठंडे पड़ रहे हैं। आग भी नहीं जल रही, लकड़ियां गीली हो चुकी हैं। हमारे पास दवाइयाँ भी खत्म हो गई हैं। अगर इन्हें अस्पताल नहीं ले गए तो? मैं नीचे जाता हूँ, गाड़ी लेकर आता हूँ। पागल हो गया है भैया, बाहर देख, कुछ नहीं दिख रहा, खाई में गिर जाएगा। हम फंस चुके हैं, पूरी तरह फंस चुके हैं। ये सब मेरी गलती है। मैंने ही ये वीडियो दिखाया था। हमें सुकून चाहिए था ना। ये सुकून नहीं, मौत है। काश हमने शर्मा अंकल की बात मान ली होती। शहर का शोर यहाँ की खामोश मौत से बेहतर था। तभी एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। गुफा की छत से एक बड़ा पत्थर नीचे गिरा। गनीमत थी कि कोई वहां नहीं बैठा था। गुफा टूट रही है, बचाओ! हे ईश्वर, मेरे बच्चों को बचा ले। मेरी जान ले ले, पर इन्हें कुछ मत होने दे। मौत सामने खड़ी थी। सबको अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि इंसान समाज से कटकर नहीं जी सकता। तभी हवा के शोर के बीच एक अलग आवाज सुनाई दी, एक सायरन की आवाज। और फिर किसी ने लाउड स्पीकर पर बोला, हरीश जी, विकास, क्या आप लोग सुन रहे हैं? ये तो इंसानी आवाज है। कोई है बाहर? विकास और आकाश दौड़कर गुफा के मुहाने पर गए। उन्होंने टॉर्च जलाई। नीचे घाटी से एक पावरफुल सर्च लाइट की रोशनी उनकी तरफ आई। ये एक रेस्क्यू जीप थी। घबराओ मत, हम आ गए हैं। मैं शर्मा और साथ में वन विभाग की टीम है। कुछ ही देर में रस्सियों और सुरक्षा उपकरणों के साथ रेस्क्यू टीम ऊपर पहुंची। शर्मा जी सबसे आगे थे। अंकल, आपने हम बचा लिया। हम तो उम्मीद छोड़ चुके थे। न्यूज में सुना कि सुकून पर्वत पर भारी लैंडस्लाइड होने वाला है। मुझे पता था तुम लोग यहीं हो। पड़ोसी होने का फर्ज कैसे भूल जाता। टीम ने हरीश जी को स्ट्रेचर पर लिटाया और बड़ी मुश्किल से सबको सुरक्षित नीचे उतारा। उन्हें जीप में बैठाकर शहर की ओर ले जाया गया। अगली सुबह तूफान थम चुका था। परिवार अपने शहर वाले घर के सामने खड़ा था। धूल और शोर अभी भी था, लेकिन आज ये शोर उन्हें संगीत जैसा लग रहा था। शर्मा अंकल, सुनीता आंटी, आज आपने हमें सिर्फ बचाया नहीं, नई जिंदगी दी है। हम अपनी जिद में अंधे हो गए थे। हमें लगा था कि सिर्फ हरियाली ही जीवन है। तुम सच कहते थे शर्मा जी। मैंने सोचा था कि वो पहाड़ मुझे सांस देंगे, लेकिन आज समझ आया कि असली सांस अपनों के बीच ही आती है।
उस गुफा की पत्थर की छत ने हमें डरा दिया, लेकिन हमारे घर की ये पक्की छत और पड़ोसियों का साथ, यही असली सुरक्षा है। हमने एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। भागना किसी समस्या का हल नहीं है। हम अपने घर में रहेंगे और यहीं पेड़ लगाकर अपने हिस्से की हवा शुद्ध करेंगे। कम से कम यहाँ मुसीबत में आवाज देने पर कोई अपना तो दौड़ा आएगा। सब मुस्कुराते हैं। वे समझ चुके थे कि स्वर्ग किसी वीरान पहाड़ की गुफा में नहीं, बल्कि उस घर में है जहां परिवार सुरक्षित हो और जहां मुसीबत में खड़े होने वाले पड़ोसी हो। चलो अंदर चलते हैं। आज तो घर की बासी हवा भी जन्नत लग रही है। और इस तरह वे अपने घर के अंदर चले गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति से प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन समाज और सुरक्षा से मुंह मोड़कर एकांत में भागना कभी कभी जानलेवा हो सकता है। जीवन के तूफानों से लड़ने के लिए इंसान को अकेलेपन की नहीं, बल्कि रिश्तों की मजबूत जड़ों और समाज के सहारे की जरूरत होती। हिमालय की गोद में बसा चांदपुर गांव, जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, आज कुदरत के कहर का सामना कर रहा था। भादों का महीना बीत चुका था और कार्तिक की शुरुआत थी, लेकिन मौसम ने एक भयानक करवट ली थी। आसमान से केवल बारिश नहीं, बल्कि बारिश के साथ बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े भी गिर रहे थे। हवा इतनी सर्द थी कि हड्डियों को चीर दे। नदी का शोर किसी भूखे राक्षस की दहाड़ जैसा लग रहा था। बाबूजी, नदी का पानी खतरे के निशान से बहुत ऊपर जा चुका है और ये ठंड तो जान ले लेगी। पानी बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा है। अगर ये गांव में घुसा तो लोग डूबने से पहले ही ठंड से मर जाएंगे। सूरज, मैंने अपने 60 साल के जीवन में ऐसी कड़ाके की ठंड और बाढ़ एक साथ कभी नहीं देखी। ऊपर ग्लेशियर पिघल रहे हैं शायद। हमें कुछ करना होगा। मैं कबीर को देखने भेजता हूँ। वो अभी तक लौटा क्यों नहीं? उसे गए हुए बहुत देर हो गई है। मुझे तो घबराहट हो रही है। बांध टूटने वाला है। बाबूजी, सूरज भैया, मैंने अभी देखा, पानी के साथ बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े बहकर आ रहे हैं। वे पत्थरों से टकरा रहे हैं। हमें अभी निकलना होगा, इसी वक्त। क्या? अभी? लेकिन हम जाएंगे कहाँ? इतनी रात और ये तूफान। सवाल मत करो भाभी, बस भागो। पानी किसी भी पल गांव में घुस सकता है। कोमल, नेहा, रोने का वक्त नहीं है, जल्दी करो। खाने का सामान, सूखे कपड़े और जितने भी कंबल मिल सके सब बांध लो। माचिस और सूखी लकड़ियां मत भूलना। ऊपर पहाड़ों पर आग नहीं जली तो हम ठंड से अकड़ जाएंगे। बच्चों के लिए गुड़ और चने की पोटली अलग से बनाना। दीदी, दाल और चावल भी रख लो, पोटली भारी हो जाएगी। अरे खाने का छोड़ो, पहले ओढ़ने का सामान लो, वरना ठंड मार डालेगी। बच्चों को जल्दी तैयार करो। मेरा घर, मेरी गृहस्थी सब इस बर्फीले पानी में बह जाएगा। मैंने तिनका जोड़कर इसे बनाया था। माँ, जान बची तो घर फिर बना लेंगे। दीवारों से ईंटें नहीं, लोग घर बनाते हैं। अभी शारदा काकी को पीठ पर लादना होगा। बाहर तापमान 0 से भी नीचे जा रहा है। पूरा परिवार और गांव के कुछ अन्य लोग अपना सब कुछ छोड़कर पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई चढ़ने लगे। बारिश और बर्फबारी ने रास्तों को फिसलन भरा बना दिया था। हर कदम पर मौत का साया था। सबसे बड़ी दुश्मन थी ठंड। गीले कपड़ों में हवा के झोंके शरीर को सुन कर रहे थे। मम्मा, मेरे पैर में कुछ चुभ रहा है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। बस बेटा, थोड़ा और, हम जल्दी ही किसी सुरक्षित जगह पहुंच जाएंगे। देखो चाचू कैसे काकी दादी को लेकर चल रहे हैं। तुम तो बहादुर बच्चे हो ना। बेटा विक्रम, मुझे यहीं छोड़ दे, मैं बोझ हूँ। इस ठंड में मेरे प्राण वैसे भी नहीं बचेंगे। तुम लोग तेज चल सकोगे। काकी, खबरदार जो ऐसा दोबारा बोला। जब तक मेरे शरीर में गर्मी है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम बोझ नहीं हो, तुम हमारे परिवार की नींव हो। बस तुम सो मत जाना, जागती रहो, मुझसे बातें करती रहो। भैया देखो, हमारा स्कूल, हमारा घर सब पानी में डूब गया। गायों की आवाजें आ रही हैं। पीछे मत देखो मोहित, आगे चलो। अगर हम रुके तो हम भी नहीं बचेंगे। भैया, हमें यहीं रुकना होगा। आगे रास्ता बंद है और अंधेरा हो रहा है।
अगर हम और चले तो ठंड से गिरकर मर जाएंगे। वो देखो, वो चट्टान के नीचे थोड़ी जगह है। हाँ, ये जगह थोड़ी आड़ में है। यहीं डेरा डालो। सबसे पहले आग जलाओ, बच्चों को गर्मी दो। वो जगह समुद्र तल से हजारों फीट ऊपर थी। हवा में ऑक्सीजन कम और ठंड ज्यादा थी। ये एक कुदरती गुफा जैसा स्थान था, जहां एक तरफ खाई थी और दूसरी तरफ पहाड़। पांचों भाइयों ने मिलकर गुफा के मुहाने पर बड़े बड़े पत्थरों और लकड़ियों से एक आड़ बनाई, ताकि बर्फीली हवा सीधे अंदर न आ सके। विक्रम भैया, वो बड़ा पत्थर वहां लगाओ, और कबीर, वो टूटी हुई टहनी को तिरछा फंसाओ। हवा बाईं तरफ से काट रही है। अगर इसे नहीं रोका तो आग नहीं जलेगी। रोहन, ये प्लास्टिक की शीट यहाँ लगा दूं, इससे हवा रुक जाएगी। हाँ, उसे कसकर बांधो। और मोहित, तुम छोटे पत्थर लाओ, नीचे की दरारों को भरना है। सब सो गए? हाँ, बच्चे सो गए हैं, लेकिन माँ जी के जोड़ों में बहुत दर्द है। सूरज, तुम कब तक जागोगे? नींद नहीं आ रही मीरा। अगर लकड़ियां खत्म हो गई तो? अगर मैं तुम सबको बचा नहीं पाया तो? पिताजी बूढ़े हैं, बच्चे छोटे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम अकेले नहीं हो सूरज, हम 10 लोग हैं, 20 हाथ हैं। ये ठंड हमारी हड्डियों को गला सकती है, लेकिन हमारे हौसले को नहीं। देखो, रोहन ने हवा रोक दी, विक्रम ने काकी को बचा लिया। हम सब मिलकर लड़ेंगे। दीदी, लकड़ियां खत्म हो रही हैं, बाहर सब गीला है। अगर आग बुझ गई तो हम सब बर्फ की मूर्ति बन जाएंगे। मैं और सूरज भैया नीचे वाली झाड़ियों से कुछ लाने की कोशिश करते हैं। मोहित, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हम कभी वापस सामान्य जीवन जी पाएंगे? मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। हम हार नहीं मानेंगे रिया। देखो, हम सब साथ हैं। यही हमारी ताकत है। मैं तुम्हारे लिए थोड़ा गर्म पानी लाता हूँ। कई दिन बीत गए। एक रात जब तूफान अपने चरम पर था, एक भयानक गड़गड़ाहट हुई। ऐसा लगा जैसे पूरा पहाड़ टूट रहा हो। यह भूस्खलन नहीं, बल्कि हिमस्खलन था। ये कैसी आवाज है? बचाओ, भागो, पहाड़ गिर रहा है। सब पीछे हटो, गुफा के अंदर जाओ, जल्दी। बच्चों को उठाओ। सब दीवार से सट जाओ। पहाड़ के ऊपर से भारी बर्फ और चट्टानें गिरकर उनके लटकते घर के सामने के हिस्से पर गिरी। एक बड़ी चट्टान गुफा के मुहाने पर आकर अटक गई, जिससे बाहर का रास्ता लगभग बंद हो गया। सिर्फ थोड़ी सी रोशनी और हवा आने की जगह बची थी। हम फंस गए। अब हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। हम यहीं दबकर मर जाएंगे या भूख और ठंड से दम तोड़ देंगे। चुप करो प्रिया, रोना बंद करो। रोने से ऊर्जा खत्म होती है और ठंड ज्यादा लगती है। जब तक सांस है तब तक आस है। शांत रहो सब। माँ, माँ! क्या हुआ गोलू, चोट लगी क्या? नहीं माँ, देखो यहाँ दीवार गरम है, ये पत्थर गरम है। गरम? ये कैसे हो सकता है? अरे हाँ, कबीर भैया, यहां देखो, इस दरार से भाप आ रही है। भाप? इतनी ठंड में? रोहन, अपनी कुल्हाड़ी लाओ, इस दरार को तोड़ते हैं। संभल कर बेटा, कहीं गुफा ढह न जाए। नहीं बाबूजी, ये पत्थर कमजोर है। रोहन और कबीर ने अपनी कुल्हाड़ियों से उस दरार को चौड़ा करना शुरू किया। पत्थर कमजोर थे, वे टूटते गए। जैसे ही उन्होंने एक बड़ा पत्थर हटाया, सामने का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरार के उस पार एक और विशाल गुफा थी, जिसके बीचों बीच एक प्राकृतिक गर्म पानी का कुंड था। बाबूजी, यहाँ आइए, देखिए। हे भगवान, ये चमत्कार है। ये धरती के गर्भ से निकलने वाली गर्मी है। तुमने हमारी सुन ली प्रभु। दीदी, यहाँ तो ठंड बिल्कुल नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हीटर चला दिया हो। सब लोग अंदर आ जाओ। बहुओं, बच्चों को इस गर्म पानी के पास बिठाओ। रो लो बहुओं, आज जी भर के रो लो। लेकिन कल सुबह मुझे तुम्हारी आंखों में वही आग चाहिए जो हमारे परिवार को जिंदा रखेगी। माँ, ठंड से तो बच गए, लेकिन पेट की आग का क्या? राशन लगभग खत्म हो चुका है। हमें बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। हम हमेशा यहाँ नहीं रह सकते। कई दिनों तक उन्होंने उस गुफा प्रणाली को एक्सप्लोर किया। उन्हें एहसास हुआ
कि ये गुफा पहाड़ के दूसरी तरफ खुलती है। भैया, ये रास्ता आगे जा रहा है। हवा का बहाव बता रहा है कि दूसरा छोर खुला है। शायद हम पहाड़ के उस पार निकल सकते हैं, जहां मौसम साफ हो। ठीक है, हम रिस्क लेंगे। सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलो। उफ, यहाँ कितनी बदबू है। माँ, ऊपर देखो, वो क्या है? चमगादड़, हजारों चमगादड़। मशाल की रोशनी से चमगादड़ जाग गए और पूरे परिवार पर हमला कर दिया। बच्चे चीखने लगे, माँ, बचाओ! मेरे रहते इसे कुछ नहीं होगा। हटो पीछे। सब नीचे झुको, सिर बचाओ। रोहन, मशाल घुमाते रहो। बस थोड़ा और। वो देखो, सामने रोशनी है। भागो उस तरफ। जल्दी, सब बाहर निकलो। वे जब गुफा के दूसरे मुहाने से बाहर निकले तो नजारा अद्भुत था। वे पहाड़ की उस तरफ आ चुके थे जो हवा की दिशा में था। यहां तूफान का नामो निशान नहीं था। हल्की धूप खिली हुई थी। धूप! सूरज भैया, देखो, धूप निकली है। और वो देखो सामने, वो कोई खंडहर नहीं, कोई पुराना किला या मठ लगता है। क्या वहां कोई रहता है? लगता तो नहीं काकी, वीरान है, लेकिन छत है और दीवारें हैं। ये हमें पनाह देगी। वे उस वीरान किले में पहुंचे। वहां की दीवारें मजबूत थीं और आंगन में भी गर्म पानी के स्रोत थे, जिसके कारण वहां आसपास फलों के कुछ जंगली पेड़ उगे हुए थे। दीदी, यहाँ देखो, इसमें पुराने बीज हैं और यहाँ कुछ सूखा अनाज भी है। अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। हम यही अपनी दुनिया बसाएंगे। सूरज और उसके भाइयों ने फैसला किया कि वे अब नीचे बाढ़ग्रस्त और कीचड़ से भरे गांव में वापस नहीं जाएंगे। ये जगह सुरक्षित थी, गर्म थी और यहाँ जीवन की संभावनाएं थी। 3 महीने बाद तो देखा बच्चों, वो बाढ़ और वो कड़ाके की ठंड हमें मारने नहीं आई थी, बल्कि हमें इस जन्नत तक पहुंचाने आई थी। अगर वो मुसीबत ना आती तो हम उस लटकते हुए घर में न जाते और कभी इस गुप्त गर्म घाटी को न खोज पाते। सुनो, आज खाने में वो जंगली मशरूम बनाना जो कल कुंड के पास मिले थे। बिल्कुल दीदी। और हाँ, नीचे की दुनिया को भूल जाओ। अब यही हमारा लटकता हुआ स्वर्ग है। विपत्ति के समय धैर्य और एकजुटता ही इंसान को बचाती है। कभी कभी बुरा वक्त हमें बेहतर मंजिल तक पहुंचाने का जरिया बनता है।